जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ जल्दी से। जी बेटा कैसे हैं आप लोग? आज जल्दी से। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा हम लोग क्वेश्चंस करने लगे हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज रिवाइज कर लिया था वेव्स की थ्योरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। ओके, क्वेश्चन नंबर मे 02 क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज देख ले यार, अपनी बुकलेट खोल ले। तेज से आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे सब क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है मेरा बेटा? प्लीज अपने कैलकुलेटर भी निकाल लें। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे आंसर बताते रहना। अच्छा जनाब क्या कहते हैं? Figure 7.1 and 7.2 shows a plane wavefront approaching a narrow gap and a wide gap. On figure 7.1, A and B draw the lines of successive wavefront to represent the wave after pass through each gap. इन गैप से इस गैप से प्लेन वेव गुजर रही है, तो जब गैप से गुजरती है तो वेव क्या होती है? वेव डिफ्रैक्ट करती है। तो मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे गैप ज्यादा है, वहां पे गैप कम है। आपको पता है ना, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन गैप साइज। हाँ जी, तो ये वाली वेव जो है ये ज्यादा स्प्रेड होगी। आप देख सकते हैं ये वेव लेंथ और ये गैप से ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां से जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा मेरे ख्याल से वो यहां पे बनेगा ऑलमोस्ट, फिर ये यूं, ये यूं, ये यूं, इक्वल गैप पे ये ज्यादा स्प्रेडिंग दिखा देंगे इसकी। और यहां पे क्या दिखाएंगे? एक वेव फ्रंट ये बन गया। ये पहले डॉटेड लाइन लगा लेता हूं, मैंने कहां तक स्प्रेड करना है? ऑलमोस्ट मैंने इसको स्प्रेड करना है अंदाजे से, यहां तक स्प्रेड करना है, यहां तक स्प्रेड करना है। जैसे ऊपर स्प्रेड किया ना उतना ही नीचे स्प्रेड करना है। ये डॉटेड लाइन में डालूंगा। अब वेव फ्रंट बनाऊंगा, दरमियान वाला पार्ट नियरली स्ट्रेट, उतने ही गैप पे यहां पे थोड़ा बेंड कर दें। दरमियान वाला पार्ट स्ट्रेट, यहां पे थोड़ा बेंड कर दें। ये गैप बड़ा है ना, ये कम डिफ्रैक्शन होगी। जितना गैप बड़ा होता है उतनी डिफ्रैक्शन कम होती है। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वेवलेंथ एंड गैप साइज। जितनी वेवलेंथ लॉन्गर होती है उतनी डिफ्रैक्शन ज्यादा होती है, जितना गैप साइज कम होता है उतनी डिफ्रैक्शन ज्यादा होती है। तो मैंने डिफ्रैक्शन दिखा दी। उसके बाद क्या कहते हैं? नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट देखिए प्लीज। ओके, लाइट फ्रॉम लेजर इज डायरेक्टेड नॉर्मली एट अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और नॉर्मली आ रही है, और ये सर्कुलर स्केल भी है। द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर स्केल मार्क्ड इन डिग्री। ये सर्कुलर स्केल है और डिग्री में मार्क्ड है। द रीडिंग ऑन द स्केल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डायरेक्टेड बीम्स आर 136 एंड 162। ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्टेड बीम है। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये भी सेकेंड ऑर्डर है। अच्छा, जीरो ऑर्डर कौन सा होगा? ये दरमियान वाली लाइन जीरो ऑर्डर होगी, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर होगी। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये फर्स्ट ऑर्डर होगी यूं करके। इनका भी एंगल नहीं पता आपको, सेकेंड ऑर्डर का गिवन है। ये 162 से गुजर रही है और ये 136 से गुजर रही है, दो सेकेंड ऑर्डर का। अच्छा, द वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट इज 630 नैनोमीटर, वेवलेंथ गिवन है आपको। कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑन द स्लिट्स, आपने डी निकालना है, डी निकालना है। सेकेंड ऑर्डर है, एन तो 2 है। अच्छा, थीटा कितना है बेटा? आप इन दोनों के दरमियान एंगल चेक करें, एंगल चेक करिए, एंगल ये वाला एंगल, ये इन दोनों के दरमियान एंगल है 162 माइनस 136, 162 माइनस 136 इट गिव्स 6, और ये 2 रह गया ना, 26। ये पूरा एंगल 26 का है। दो सेकेंड ऑर्डर में 26 का है। हमें इनका आपस का एंगल नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट डायरेक्शन से एंगल चाहिए। तो स्ट्रेट डायरेक्शन से एंगल कितना होगा? ये ऊपर वाला एंगल चाहिए, तो ये 13 डिग्री होगा बेटा।
हमें दो सेकंड बीम्स के दरमियान एंगल नहीं चाहिए होता, हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है? स्ट्रेट डायरेक्शन से एंगल। तो स्ट्रेट डायरेक्शन से एंगल कितना है, इसको हाफ कर दें तो एंगल कितना है बेटा? 13 डिग्रीज। देखो ऊपर वाली सेकंड ऑर्डर और नीचे वाली सेकंड ऑर्डर के इनका आपस में एंगल 26 का है। हमें इन आपस का एंगल नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल डायरेक्शन से जीरो ऑर्डर से एंगल चाहिए होता है। ये दरमियान वाला जीरो ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर है, इससे एंगल चाहिए होता है। तो आपस में अगर 26 है तो ये 13 का एंगल होगा। एंगल भी पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी साइन थीटा, डी निकालना है, अब वैल्यूज डाल दें। ओके, डी की वैल्यू डाल रहा हूं बेटा, डी की वैल्यू चाहिए आपको। साइन 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 630, 630 नैनो है ना, 10 पावर -9। मेरा बेटा सॉल्व करेंगे तो डी का आंसर आ जाएगा, लेजर लाइट में डी का आंसर आ जाएगा। ये 4 मार्क्स थे इसके, हमने कर लिया। ये इजी है, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, ओके, आगे एक और पार्ट है इसका। सजेस्ट वन रीजन वाई द फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट थ्रू डिफ्रैक्शन गेटिंग इज ब्राइटर देन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम सोर्स विद अ डबल स्लिट। डिफ्रैक्शन गेटिंग वाला पैटर्न ब्राइटर क्यों है और डबल स्लिट वाला इतना ब्राइटर क्यों नहीं है? तो डबल स्लिट में सिर्फ 2 स्लिट्स हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कितनी स्लिट्स होती हैं? आमतौर पे 500 स्लिट्स पर मिलीमीटर, और 8-10 सेंटीमीटर की होती है। हजारों स्लिट्स होती हैं उसके अंदर, तो ज्यादा लाइट पास होती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ज्यादा लाइट पास होती है, और जो फ्रिंजेस बनते हैं बहुत नैरो शार्प फ्रिंजेस बनते हैं, ठीक है, इसलिए लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो आप ये बोलेंगे कि डबल स्लिट पे सिर्फ 2 स्लिट्स होती है, वहां से कम लाइट पास होती है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ज्यादा स्लिट्स होती है, ज्यादा लाइट पास होती है, इसलिए फ्रिंज पैटर्न ब्राइटर बनते हैं। और जो ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं वो बहुत शार्प एरिया पे बनते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उससे भी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये बताएंगे आप। अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 10 वेरिएंट 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव? क्या होती है डिफ्रैक्शन? इट इज स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन अ वेव क्रॉसेज अ गैप और ऑब्स्टिकल, इट स्प्रेड्स। स्प्रेडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। उसके बाद डिफ्रैक्शन दिखानी है, तो एक वेव फ्रंट जितना ये गैप है उतना ही ऑलमोस्ट यहां पे मुझे नजर आ रहा है गैप है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दरमियान वाला पार्ट तो स्ट्रेट बना दें, ये थोड़ा कर्व कर दें। पहले यूं लाइन लगा लें, कम स्प्रेड करना है क्योंकि गैप साइज बड़ा है, जितना ऊपर स्प्रेड करना है उतना नीचे। ये लाइनें पहले लगा लिया करें, ये गाइडलाइंस हैं आपकी। यूं, फिर यूं यहां पे, दरमियान में ऑलमोस्ट स्ट्रेट, साइडों पे कर्व, दरमियान में ऑलमोस्ट स्ट्रेट, साइडों पे कर्व। ये कम स्प्रेड हो रही है डिफ्रैक्शन, ये दिखानी है आपने। उसके बाद क्या कहते हैं बेटा? हाँ जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 650 लाइंस पर मिलीमीटर। ये क्या गिवन है? कैपिटल एन गिवन है आपको, एज शोन इन फिगर। मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, और पैटर्न यूं बन रहा है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। एन इमेज ऑफ जीरो ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड दैट इन एन एंगल इक्वल टू 0। ओके, द इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर डिटेक्ट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स of the diffracted light that can be seen on each side. Okay, n max निकालना है आपने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं आपने, n max की वैल्यू निकालनी है। तो n max पे हम क्या सपोज करते हैं कि मैक्सिमम लाइट यहां पे जाएगी ना, कितने एंगल पे जाएगी? 90 डिग्री पर। तो लिख देते हैं फॉर n max, थीटा क्या लेते हैं आप लोग? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का? d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो d sin 90 इज इक्वल टू एन मैक्स लैम्डा, और डी क्या होता है? 1/n। साइन 90 तो 1 हो गया, चलिए अगले स्टेप में कर देता हूं। एन मैक्स लैम्डा, वैल्यूज डाल दें, 1/n, 650 लाइंस पर मिलीमीटर। तो यहां पे आ जाएगा 1/650 पर मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर में आंसर आएगा ना, तो मीटर में चेंज करने के लिए माइनस थ्रू आ जाएगा। ये 1/n की वैल्यू आ गई, एन नीचे आ गया, आंसर मिलीमीटर में आना है तो मिली की वैल्यू डाल दी ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। साइन 90 तो 1 होता है। एन मैक्स निकालना है आपने, एन मैक्स, और लैम्डा तुम्हें पता है कितना है? 590। लैम्डा की वैल्यू है 590 इंटू 10 पावर -9। सॉल्व करेंगे तो एन मैक्स आ जाएगा, पीछे को राउंड ऑफ करेंगे। एन मैक्स की वैल्यू अगर आती है ना 7.8 तो 7 बोलेंगे। कितनी वैल्यू आती है मार्किंग स्कीम में देख लेता हूं। हाँ जी,
2.6 आ रही है तो 2 होंगे, 2.6 आ रही है, मैक्स के लिए 2.6 आ रही है तो बस 2 लेंगे। अच्छा अगर पूछता ना टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी नजर आएंगी, तो आप कहेंगे 2 लाइनें ऊपर 2 लाइनें नीचे, एक दरमियान में 5 लाइनें नजर आएंगी। अच्छा आगे कहते थे द इमेज इन फिगर 5.2 आर व्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑर्डर एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर। स्टेट हाउ द अपीयरेंस ऑफ इमेजेस चेंजेस एज द ऑर्डर इंक्रीजेस। इमेजेस को क्या फर्क पड़ता है, वो जो आपको शार्प ब्राइट लाइन नजर आती है उसको स्लिट्स के इमेजेस बोलते हैं। उन इमेजेस को क्या फर्क पड़ता है, तो दरमियान वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ब्राइटर होता है, शार्पर होता है। फर्स्ट ऑर्डर लेस शार्पर होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। सेकंड ऑर्डर और लेस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और इंटेंसिटी कम हो जाएगी, थोड़ा वाइडर हो जाएगा। 0 ऑर्डर शार्पेस्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा सा मोटा हो सकता है और लेस ब्राइटर होता है। तो जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस डिक्रीजेस एज द ऑर्डर इंक्रीजेस, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस डिक्रीजेस। हमने ग्राफ भी बनाए थे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, यूं बना फिर यूं बना फिर यूं बना, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ना ये लाइंस की। ये देखो इंटेंसिटी कम होती जा रही है, यहां पे इंटेंसिटी, यहां पे डिस्टेंस अलोंग द स्क्रीन। अजान हो रही है। नेक्स्ट पढ़ लें जरा जब तक अजान होती है, आंसर सोचें। अजान हो रही है। जज़ाकल्लाह जी। बेटा देखो, अ पैरेलल बीम ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ लाइंस 450 लाइंस पर मिलीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन ऑर्डर प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ ऑर्डर एन मैक्स निकालना है, साइन 90 यूज करेंगे, तो डी साइन 90 इज इक्वल टू एन मैक्स लैम्डा। डी साइन 90 इज इक्वल टू एन मैक्स लैम्डा। डी क्या होता है, 1/n, 1/450 मिलीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, -3। साइन 91 होता है, एन मैक्स निकालना है मेरा बेटा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 630। 630 इंटू 10 पावर -9। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट एन मैक्स की वैल्यू, पीछे को राउंड ऑफ करेंगे। .52 आ रहा है तो 3 करेंगे, 3.52 और 3 करेंगे। अच्छा उसके बाद कहता है नेक्स्ट पार्ट, द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। पहले रेड लाइट थी, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है। जब वेवलेंथ कम है तो क्या हो जाएंगे, फ्रिंजेस करीब हो जाएंगे, जो शार्प लाइन्स है करीब हो जाएंगी, ज्यादा ऑर्डर्स नजर आएंगे आपको ज्यादा ऑर्डर नजर आएंगे, कम डिफ्रैक्शन होगी, ऑर्डर्स करीब करीब हो जाएंगे। 3 मार्क्स हैं। तो पहले तो बताए ना, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है, इससे क्या होगा, एन मैक्स ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा ऑर्डर नजर आएंगे, और ऑर्डर्स में गैप कर क्लोजर हो जाएंगे। और की बात, और क्या हो सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न।
स्टेट कर दिया कि लाइट डिफ्रैक्ट कम होगी तो पैटर्न स्क्वीज हो जाएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर नजर आएंगे। एक्सप्लेनेशन में यही है कि वेवलेंथ कम हो जाएगी ना, इसलिए ऐसा होगा, लेस डिफ्रैक्शन। मार्किंग स्कीम में देखते हैं तो किस चीज़ के 3 मार्कर हैं। हाँ जी, ब्लू लाइट इज लेस देन, ये आ गया। मोर ऑर्डर्स, ईच ऑर्डर इज स्मॉलर एंगल, ये भी हमने बता दिया, करीब हो जाएंगे। ये तीनों नाक्स आ रहे हैं हमारे। अच्छा, एक और क्वेश्चन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कर ले, फिर स्टेशनरी वेव के करते हैं। हाँ जी, November 12 variant 21 describe the diffraction of monochromatic light as it passes through our diffraction grating. Describe the diffraction. तो आपको पता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे पड़ती है नॉर्मली तो एक ही वेव फ्रंट पहुंचता है और हर स्लिट से लाइट क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है। डिफ्रैक्ट होने के बाद सुपरपोज करती है, सुपरपोज करने के बाद जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पे आपको शार्प लाइनें मिलती हैं। एक लाइन बिल्कुल सामने मिलती है, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर, वहां पे पाथ डिफरेंस जीरो होता है। एक ऊपर और नीचे इक्वल डिस्टेंस से मिलती है, जीरो ऑर्डर से जितना ऊपर होगी उतना नीचे को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, वहां पे पाथ डिफरेंस होता है 1 लैम्डा। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर मिलता है जो कि 0 और 1 के दरमियान जितना गैप होता है 1 और 2 के दरमियान गैप थोड़ा ज्यादा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो भाई ये बताना है आपने। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट में हर ऑर्डर में आपको सिंगल शार्प लाइन नजर आती है। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दी, जीरो ऑर्डर व्हाइट नजर आएगा, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिलेगा, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिलेगा। द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन हैज व्हाइट लाइट कॉल्ड जीरो ऑर्डर एंड कलर्ड स्पेक्ट्रा इन ईच ऑर्डर। डिस्क्राइब हाउ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाइट लाइट एट द जीरो ऑर्डर। व्हाइट लाइट क्यों बनेगी जीरो ऑर्डर पे? तो आप बोलेंगे हर कलर का सेंटर पे पाथ डिफरेंस जीरो होगा। रेड लाइट का भी पाथ डिफरेंस जीरो होगा, रेड लाइट भी यहां पे पड़ेगी, रेड लाइट का भी ब्राइट एरिया यहां पे बनेगा, ब्लू का भी, ग्रीन का भी, येलो का भी, ऑरेंज का भी, और ये सब मिलके क्या नजर आएंगे आपको, व्हाइट नजर आएंगे। कि जीरो ऑर्डर में सब कलर सुपरपोज करेंगे, ओवरलैप करेंगे और मिलके क्या नजर आएंगे, व्हाइट नजर आएंगे। तो ये बताना है आपने। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, द डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट इन अ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता नहीं, यहां तो यूं बनेगा ना, और इस जगह पे क्या बनेगा, रेड बाहर होगा, वॉयलेट अंदर होगा। वो कह रहे हैं इनकी पोजीशन बताएं रेड और ब्लू की तरह। तो आप बोलेंगे रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा डिफ्रैक्ट होगी तो बड़े एंगल पे जाएगी, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो कम डिफ्रैक्ट होगी तो अंदर वाले लेस एंगल पे स्प्रेड होगी, इसलिए वो सेपरेट हो जाएंगी। ये बताना है आपने। लाइट ऑफ वेवलेंथ 625 नैनोमीटर, light of wavelength 625 nanometer produces a second order maxima attaining 61 degree to the direction. Determine the number of lines per millimeter of the grating. Number of lines निकालनी है आपने। wavelength पता है आपको? पता है। First order 60 to the incident direction. ये 61 का एंगल किससे बन रहा है? Produces second order, n तो 2 है, second order at an angle 60 degree to the incident direction. Incident direction थीटा यही है, हाफ नहीं करना है इसको। डिटर्मिन द नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर। तो पहले डी निकाल लें, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहां से डी आ जाएगा। फिर एन क्या होता है, आपने एन निकालना है, नंबर ऑफ लाइन्स पर मीटर 1/d। बेटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 61, एन की वैल्यू 2 है, लैम्डा भी आपके पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा। फिर एन निकालना है, नंबर ऑफ लाइन्स पर मीटर, एन किसके इक्वल होता है 1/d। जी बेटा जी, कल इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया, आज वेव्स खत्म कर रहे हैं ना, वेव्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन था, इसका पार्ट था? हाँ ये देखिए, ये एक रहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन अदर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम दैट गिव्स द मैक्सिमा ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर एट द सेम एंगल। हमें पता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो जीरो ऑर्डर तो अलग से होता है, फर्स्ट ऑर्डर भी अलग से होता है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पार्शली ओवरलैप करते हैं। याद है आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर था, यहां पे सेकेंड ऑर्डर ये है और थर्ड ऑर्डर ये था, ये ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप। तो एक N2 होता है तो यहां पे क्या होगा N3,
इसकी आउटर वेवलेंथ और उसकी इनर वेवलेंथ ओवरलैप करती है, याद है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट गिव्स द मैक्सिमम ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर एट द सेम एंगल। ओके, सेम एंगल आपको याद है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एक में n1 लैम्डा 1 है, एक में n2 लैम्डा 2 है, पता है आपको? डी तो वही है ना, सेम एंगल पे आ रहे हैं, थीटा भी वही है। देखो, चाहे सेकंड ऑर्डर की यहां पे लाइट आ रही है, चाहे थर्ड ऑर्डर की यहां पे कोई वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, ऑर्डर तो चेंज हो रहा है, एन भी चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, डी तो चेंज नहीं हो रहा ना, वही ग्रेटिंग है ना, उसी एंगल पर आ रहे हैं ना। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है ओवरलैपिंग में? n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अब एक n होता है, एक n+1 होता है, एक n होता है, एक n+1 होता है। तो पहले हम देखते हैं n कितने हैं? 2। लैम्डा कितने हैं? 6, 25 इज इक्वल टू n2 निकालना है, n2 थर्ड ऑर्डर होगा इसका, अगला ऑर्डर, और लैम्डा आ जाएगा, ये 3 जाके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 25/3 इंटू लैम्डा 2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1250/3, 417, चेक करने दो जी, आंसर आ जाएगा 417, आंसर आ जाएगा 417 नैनोमीटर। अच्छा, अब देखिए क्या ये विजिबल रीजन में आती है? इसकी वेवलेंथ विजिबल, हम कितनी वेवलेंथ देख सकते हैं? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, तो ये नजर आएगी, हाँ ये उसके दरमियान में आ रही है। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर आपको कैसे पता? ये तो n1 है ना, ये n2 है, ठीक है, ये ऑर्डर तो पता है हमें, आपको कैसे पता कि यहाँ पे 3 लेना है कि यहाँ पे 1 लेना है? भाई हमें एक ऑर्डर का डिफरेंस होता है ना, क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 कितने हैं? 2 इंटू 6 25, और यहाँ पे मैं n मतलब ये समझता है ये n+1 है और ये n है, एक ऑर्डर का फर्क होता है ना, अगर ये n है तो ये n+1 है, अगर ये n है तो ये n+1 है, एक ऑर्डर का डिफरेंस होता है। तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर लेता यहाँ पे, देखो ये 2 है ना, या तो यहाँ पे 3 लूंगा या यहाँ पे 1 लूंगा। अगर मैं 1 लेता तो वेवलेंथ कितनी आ जाती? 1250 नैनोमीटर। तो आपको पता है 1250 नैनोमीटर हमें नजर ही नहीं आ सकती, ये 1250 नैनोमीटर इंफ्रारेड रेज है, हमें नजर नहीं आ सकती, हमें वही वेवलेंथ नजर आती है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है। ये तो 1250 नैनोमीटर है, ये हमें नजर नहीं आएगी, तो ये वेवलेंथ नहीं है। देखो ना, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, मैंने आपको बताया था n लैम्डा इज इक्वल टू n+1 लैम्डा 2, ऐसे होता है ना। अब ये तो 2 है, या तो ये 3 होगा, एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। अगर 3 लेके सॉल्व किया तो वेवलेंथ आ रही है 417 विजिबल रीजन में आती है। लेकिन अगर मैं यहां पे 2 लेता और यहां पे इसको 1 सपोज करता तो वेवलेंथ आ जाती 1250। 1250 जो है वो इंफ्रारेड रेज है, वो हमें नजर नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर होता है जो ओवरलैप करता है, एक nth ऑर्डर होता है, एक n+1 ऑर्डर होता है। अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो उसका ऑर्डर या तो थर्ड लेंगे या फर्स्ट लेंगे। जब थर्ड लिया तो वेवलेंथ विजिबल रीजन के अंदर आ रही है, हमें कौन सी वेवलेंथ नजर आती है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक हमें स्क्रीन पे नजर आती हैं। इसके बाहर वाली भी नजर नहीं आती, इससे आगे वाली भी, यूवी रेज भी नजर नहीं आती, इंफ्रारेड ये विजिबल रीजन है, ये नजर आती हैं। तो अगर तो आप ऐसे सॉल्व करें और आपका आंसर इनके दरमियान में आ जाए तो वो करेक्ट आंसर है, अगर इस रेंज के दरमियान में ना आए तो वो इनकरेक्ट आंसर है। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेज 3 का क्वेश्चन करते हैं बेटा। डिफ्रैक्शन गेटिंग के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे पहले भी, स्टेज 3 वेव के नहीं करवाए। हाँ जी, मे 08 क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ब्लर हो गया, ओहो। अच्छा बेटा मैं कर रहा हूं, मैं देखता हूं बेटा।
ओके मैंने डाटा ऑन किया, शायद बेहतर हो जाए। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। आपको पता है मैं अकेला हूँ बिल्कुल, अभी मुझे बताने वाला कोई नहीं कि ब्लर आ रहा है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, यही होती है। द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टर्बेंस पर यूनिट टाइम। प्रोग्रेसिव की बात करें तो एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, इट इज अ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड या एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोग्रेसिव में तो एनर्जी आगे जा रही होती है ना, तो एनर्जी की फॉर्म में बात करते हैं क्योंकि प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव? इट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम बाय द डिस्टर्बेंस, ऐसे करके कहते हैं। ओके, one end of the long stick is attached to a oscillator, the string passes over a frictionless pulley and kept taut by the means of weight। देखो ये वेव है और स्टेशनरी वेव बन रही है। The frequency of oscillation is varied and at one value of frequency the wave is formed on the string as illustrated। Explain why the wave is said to be stationary। ये वेव स्टेशनरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेव प्रोफाइल डिस्टर्बेंस आगे नहीं जा रही, यहाँ पे ये पार्टिकल अपनी एनर्जी अपने पास रख रहा है, अपनी मैक्सिमम एनर्जी से ऑसिलेट करता जा रहा है। इस पार्टिकल के पास बेचारे के पास एनर्जी है ही नहीं, नोड वाले के पास, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस मूव नहीं कर रही, एनर्जी मूव नहीं कर रही, पार्टिकल्स आर नॉट ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी। एंटी नोड के पास मैक्सिमम एनर्जी है और नोड के पास मिनिमम एनर्जी है और अपने पास रखते हैं। अच्छा भाई, तो यही बताना है आपने, इस पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। व्हाट इज मेंट बाय एंटी नोड? एंटी नोड क्या होता है जनाब? एंटी नोड वो होता है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो रही होती है। ऑन फिगर लेबल द एंटी नोड विद द लेटर ए। एंटी नोड को लेबल करें, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। अच्छा आगे कहते हैं, अ वेट ऑफ 4 न्यूटन इज हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। 4 Newton weight hung from the string. The frequency of oscillation is adjusted until the stationary wave is formed on a string. The separation of antinodes is this, and frequency this. The speed of wave traveling given by the formula this. The T is the tension in the string. Determine the mass per unit length of the string. Mass per unit length का formula given है आपको, m निकालना है आपने। ओके, क्या क्या पता है आपको? वो जो स्ट्रिंग में वेव बनी हुई है, यूं करके वेव बनी हुई है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे 4 न्यूटन वेट है, 2 एंटी नोड्स का डिस्टेंस गिवन है आपको। कितना डिस्टेंस गिवन है? 17.8। 17.8 ये बेसिकली क्या होता है? लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 35.6 सेंटीमीटर, लैम्डा आ गया। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 125। ओके, m निकालना है, तो v की जगह आ जाएगा, इस v की जगह आ जाएगा f लैम्डा इज इक्वल टू √t ओवर m। बेटा f भी है 125, लैम्डा भी है 35.6 को मीटर में चेंज करें, ओवर 100 कर दें। टेंशन कितनी है? 4 न्यूटन, जितना वेट हैंग किया हुआ है, यहाँ पे वेट हैंग किया है 4 न्यूटन का, और ये m को सब्जेक्ट बना ले, आंसर आ जाएगा। यही करना है आपने यहाँ पे, डिटरमिन द मास पर यूनिट लेंथ। देख लें दोबारा क्वेश्चन में बेटा, आपको ये डिस्टेंस एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस क्या होता है? ये लैम्डा बाई 2 होता है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। नोड टू नोड डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 होता है, एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 होता है। ये डिस्टेंस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो स्पीड आ जाएगी। फिर स्पीड का फॉर्मूला आपको ये गिवन है, √t ओवर m। m निकालना है, मैस पर यूनिट लेंथ। t किसके इक्वल है? टेंशन के इक्वल है, 4 न्यूटन। इस रोप पे कितनी टेंशन है? जितना लोड हैंग हुआ है। स्पीड v इज इक्वल टू f लैम्डा से आ जाएगी, वैल्यूज डालेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 11 वेरिएंट 23, ये वाला सही भी आ रहा है कि नहीं? अच्छा भाई, a transverse progressive wave traveling along a stretched string from left to right. The shape of the part of the string at a particular instant is shown.
अ ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव क्या शेप है, प्रोग्रेसिव वेव की शेप है. द फ्रीक्वेंसी इज 15 हर्ट्ज. फॉर दिस वेव डिटरमिन द एम्पलीट्यूड. इसका एम्पलीट्यूड बताएं. तो एम्पलीट्यूड यहां से पढ़ लेंगे हम. ये 6 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है और 5 डब्बे, एक डब्बा 0.4 के इक्वल है. ये इसका एम्पलीट्यूड है 7.6 मिलीमीटर. द फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू. पी एंड क्यू में फेज डिफरेंस बताना है. तो आपको पता है यहां से लेके यहां तक पीक टू पीक कितना फेज डिफरेंस होता है. आधा साइकिल है ना, ये फुल साइकिल होता है ना, क्रस्ट टू क्रस्ट. ये तो 360 का फेज डिफरेंस होता है. तो क्रस्ट टू ट्रफ कितना फेज डिफरेंस होता है, 180 का, या पाई रेडियन. पाई रेडियन पी और क्यू में कितना फेज डिफरेंस है, 180 का. उसके बाद क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ वेव निकालनी है. स्पीड ऑफ वेव, इस वेव की स्पीड निकालनी है. ओके, स्पीड कैसे आएगी. डिस्टेंस, वेवलेंथ पता है तुम्हें और फ्रीक्वेंसी भी पता है. वेवलेंथ है ना, कितनी है वेवलेंथ यहां से, डिस्टेंस है ना 80 सेंटीमीटर. लैम्डा है 80 सेंटीमीटर. फ्रीक्वेंसी है 15 हर्ट्ज. फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सॉल्व करेंगे तो स्पीड आ जाएगी. अच्छा आगे कहता है बेटा, नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वेव इज t. द वेव मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम 6.1 टू टाइम 0.25t. इसका मतलब 1/4 टाइम पीरियड. स्केच द न्यू पोजीशन. 1/4 टाइम पीरियड में न्यू पोजीशन बनानी है आपने वेव की. इस वेव की न्यू पोजीशन बतानी है. 1/4 टाइम पीरियड के बाद वेव कहां पे जाएगी, 1/4 टाइम पीरियड के बाद. फुल टाइम पीरियड में पार्टिकल पी क्या करेगा, नीचे आएगा और दोबारा ऊपर जाएगा. फुल टाइम पीरियड यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा, हाफ टाइम पीरियड. यहां से मिडिल तक आने में कितना टाइम लेगा, 1/4 टाइम पीरियड. तो पी पॉइंट तो यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट भी यहां पर होगा, मिडिल में होगा. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये ऊपर जा रहा था, तो यहां से लेके यहां तक 1/4 टाइम पीरियड में ये ऊपर होगा. ठीक है, तुम्हारी वेव कैसे बन जाएगी, यूं. और यहां से बनाना चाहिए तो यूं. बेटा 1/4 साइकिल में 90 का फेज डिफरेंस आ जाएगा. 1/4 टाइम पीरियड में ये 90 डिग्री आगे. जो पीक पोजीशन है वो मीन बन जाएगी, जो मीन पोजीशन है वो पीक बन जाएगी. जो पीक पोजीशन है वो मीन पे आ जाएगी, जो मीन पोजीशन है वो पीक पे आ जाएगी. 90 का फेज डिफरेंस, T/4. आपको पता है ना कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का. आप ऑसिलेट भी करवाने पार्टिकल. ये पार्टिकल जहां पे है, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फुल टाइम पीरियड. खाली नीचे आने में हाफ टाइम पीरियड, कहां तक आने में 0.25 टाइम पीरियड. तो ये पॉइंट तो यहां पर होगा, फिर ये पॉइंट यहां पर होगा. ये इससे क्रस्ट बनना है, ये ऊपर जा रहा है, ये 0.25 टाइम पीरियड पर यहां पर होगा. इससे ट्रफ बनना है, ये नीचे आ रहा है. 0.25 टाइम पीरियड के बाद ये मीन पोजीशन से पीक पे पहुंच जाएगा और ये पीक वाला मीन पे पहुंच जाएगा. तो वेव की ये पोजीशन होगी बेटा. अच्छा आगे कहता है, अगर स्टेशनरी वेव होती, सी पार्ट, another stress string is used to form a stationary wave. The part of wave is shown. The points, ये given है. The points on the string are at their maximum displacement. State the phase difference between x and y. x and y ये stationary wave है. अभी रस्सी यहां पर है, फिर यहां पे पहुंचेगी, फिर अदर एक्सट्रीम ये होगी ना इसकी, अदर एक्सट्रीम मतलब ये नोड है, ये नोड होगा, ये नोड होगा, और ये क्या होगा, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड. दो नोड्स के दरमियान जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इन फेज होते हैं. तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है, आप बोले x और y में फेज डिफरेंस 0 है. फेज डिफरेंस 0 है, दे आर इन फेज. दो नोड्स के दरमियान जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इन फेज होते हैं. अभी रस्सी यहां पर है, ये हिस्सा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यूं हो रहा है. ये नीचे आ रहा होता है पार्ट, ये ऊपर जा रहा होता है. दो नोड्स के दरमियान जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इन फेज होते हैं, तो इनमें फेज डिफरेंस 0 है. अच्छा आगे कहते हैं, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ वेव आफ्टर 1/4 साइकिल. ये पूछा हुआ है, मुझे याद है क्वेश्चन. नहीं पूछा हुआ, ओके. स्टेट द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटीनोड एंड नोड. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग. एंटीनोड क्या होते हैं, antinode is a position or the particle with maximum displacement or amplitude. This particle has maximum energy. Constructive interference is taking place.
नोड ऑपोजिट, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एम्पलीट्यूड, यहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है। स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड शोन, कितने एंटी नोड नजर आ रहे हैं आपको। अगर स्टेशनरी वेव है तो एक एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये, भाई वेव यूं होगी ना, कंप्लीट वेव बनाओगे तो अदर एक्सट्रीम, ये तो नोड्स है ना। तो 1 2 3, 3 एंटी नोड्स हैं। इसमें कितने एंटी नोड्स हैं? 3 एंटी नोड्स हैं। आगे कहता है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज टी, ऑन फिगर स्केच द वेव इतने टाइम के बाद, 1/4 टाइम पीरियड के बाद, 1/4 टाइम पीरियड के बाद स्टेज 3 वेव की क्या शेप होगी। अभी ये शेप है, 1/4 टाइम पीरियड के बाद स्टेज 3 वेव की क्या शेप होगी। जी बेटा, हमें पता है ये पार्टिकल फेज में है, अभी अपने पीक पर हैं। 1 टाइम पीरियड में क्या होता है, ये नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं 1 टाइम पीरियड, खाली नीचे जाने में हाफ द टाइम पीरियड, मिडल तक आने में 0.25 टाइम पीरियड। जब ये मिडल में पहुंचेगा तो ये भी मिडल में पहुंचेगा, और ये भी मिडल में पहुंचेगा, और ये भी मिडल में पहुंचेगा, और ये भी मिडल में पहुंचेगा। ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे और ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे। रस्सी आपको यूं नजर आएगी स्ट्रेट, जैसे है ही नहीं। 1/4 साइकिल के बाद ये तमाम पार्टिकल मीन पे पहुंच चुके होंगे। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है ना, वो पीक पोजीशन, मीन पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। ये अदर एक्सट्रीम वाले पार्टिकल ये भी अपनी मीन पे पहुंच चुके होंगे। तो रस्सी स्ट्रेट नजर आएगी, रस्सी स्ट्रेट नजर आएगी 0.25 टाइम पीरियड के बाद। स्टेज 3 वेव है ना मेरा बेटा, सोचते क्यों नहीं हो, ये हिस्सा नीचे जा रहा होता है तो ये हिस्सा ऊपर आ रहा होता है। क्लाउड आपको नजर आता है, पूरा लूप नजर आता है। अदर एक्सट्रीम कहां पर है? अदर एक्सट्रीम ये है, इस तरह के लूप्स बनते हैं ना। अभी रस्सी यहां पर है, अदर एक्सट्रीम यहां पर है, ये पूरा एरिया नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। 0.5 टाइम पीरियड के बाद पीक वाले पार्टिकल मीन पे पहुंचेंगे, बस स्ट्रेट लाइन नजर आएगी आपको। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, जी 2 क्वेश्चन करने जल्दी से। जून 09 क्वेश्चन नंबर वेरिएंट 22। A uniform string is held between a point P and a variable frequency oscillator. Okay. The distance between point P and oscillator is L. यहां से लेके यहां तक distance total length L है. The frequency of oscillator is adjusted so that the stationary wave is shown is produced. Point X and Y are 2 points. ये X point है, ये 1/8 L apart है, ये भी इस एंटी नोड से 1/8 लेंथ अपार्ट है। It vibrates with the frequency f and amplitude a. Okay. The point y is a distance 1/8 from end p of the string. ठीक है जी, करना क्या है? For the vibration of point v, state the frequency in terms of f, amplitude in terms of a. For the vibration of particle y, state the frequency in terms of f, एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, फ्रीक्वेंसी तो हर पार्टिकल की सेम है ना। पार्टिकल एक्स का एम्पलीट्यूड ए है और ये 1/8 डिस्टेंस पर है और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो ये वाला पार्टिकल भी तो 1/8 एल डिस्टेंस पर है ना। जो एंटी नोड से इक्वी डिस्टेंट पार्टिकल होते हैं, इनका सेम एनर्जी एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका एम्पलीट्यूड भी, जब उसका एम्पलीट्यूड ए है तो उसका भी एम्पलीट्यूड ए होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी। वेव में हर पार्टिकल की सेम फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये आंसर है। एम्पलीट्यूड भी उसके बराबर है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। जितना एक्स पॉइंट का नोड से डिस्टेंस है उतना ही वाई पॉइंट का नोड से डिस्टेंस है 1/8 एल। जब डिस्टेंस इक्वल है तो एम्पलीट्यूड इक्वल है, फ्रीक्वेंसी तो होती सेम है हर पॉइंट की। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। फेज डिफरेंस बताना है एक्स एंड वाई में। तो ये वाला पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, ये पूरा एंटी नोड नीचे आ रहा होता है, ये पूरा ऊपर जा रहा होता है। 180 का फेज डिफरेंस है, 180 का फेज डिफरेंस है। अच्छा, कहता है स्टेट इन टर्म्स ऑफ एफ एंड एल द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड निकालनी है, स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है। f तो f है, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ l निकालने पहले। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ l, हाँ जी, यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है? λ/2। ये डिस्टेंस भी क्या है? λ/2। λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू लेंथ। तो लैम्डा किसके इक्वल है? लेंथ के।
फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ एल, यही बताना था आपने। स्पीड ऑफ वेव इन टर्म्स ऑफ एफ एन एल बता दिया आपने। हाँ जी, द वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज स्टेशनरी वेव, एक्सप्लेन बाय द रेफरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हाट इज मेंट बाय स्पीड ऑफ वेव। क्या मतलब है स्टेशनरी वेव की स्पीड का? ब्लर अगेन, ओ सॉरी यार मुझे पता ही नहीं है। हाँ जी, स्पीड ऑफ, आवाज तो आ रही है ना मेरी? स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव का क्या मतलब होता है बेटा? आपको पता है स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव, टू कोहेरेंट प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे सुपरपोज। ऐसे बनती है ना, दो कोहेरेंट वेव्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है, जब वो सुपरपोज करती है तो स्टेशनरी वेव बनती है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा? हाँ जी, तो ये जो स्पीड होती है ना, ये उस स्टेशनरी वेव की स्पीड होती है बेटा। ये उस स्टेशनरी वेव की स्पीड होती है जिनसे मिलके स्टेशनरी वेव बनी है। स्टेशनरी वेव किससे बनती है? दो प्रोग्रेसिव वेव से बनती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं और वो सुपरपोज करती है, इंटरफेयर करती है। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे एंटी नोड, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे नोड बन जाता है मेरा बेटा। ठीक है, ऐसे सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके जी, तो उस वेव, जिन वेव से मिलकर ये बनी है स्टेशनरी वेव, उनकी स्पीड है। कोई बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जून 10 वेरिएंट 22 जी, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बेटा। हमने वेव्स के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, कुछ सारे अब नहीं हो सकते, पता है आपको। स्टेट टू फीचर्स ऑफ स्टेशनरी वेव टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव वेव। पता है आपको स्टेशनरी वेव में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है। स्टेशनरी वेव में डिस्टर्बेंस रुकी होती है, वेव प्रोफाइल मूव नहीं कर रहा होता, प्रोग्रेसिव वेव में मूव कर रहा होता है। प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल के पास एनर्जी एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ होता है। स्टेशनरी वेव में एंटी नोड्स पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके पास जीरो एनर्जी, जीरो एम्पलीट्यूड होता है, निग्लिजिबल होता है। अच्छा, बी पार्ट, अ लॉन्ग ट्यूब इज ओपन एट वन एंड, इट इज क्लोज्ड। बेटा ये क्वेश्चन देख ले, मुश्किल है। अ लॉन्ग ट्यूब इज ओपन एट वन, यहां से ओपन है वन एंड ऑफ द पिस्टन, और ये पिस्टन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। वही वाला वो जो रेजोनेंस ट्यूब में वाटर लेवल चेंज करते थे, यहां पे पिस्टन को आगे पीछे मूव करेंगे। A loudspeaker producing sound of frequency 550 Hz is held near to the open end of the tube. The piston is moved along the tube and the loud sound is heard when the distance is L. यहाँ पे loud sound मिली है जब distance L था, मतलब यहाँ पे एंटी नोड बना है, यहाँ पे तो नोड बना होगा, लेकिन ये जरूरी है कि फंडामेंटल मोड है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ साउंड, अच्छा स्पीड इतनी है, ये डिस्टेंस गिवन है 45, द पिस्टन एंड ये डिस्टेंस 45 है। ओके, show that a speed given है, show that the wavelength of sound is 60 सेंटीमीटर, ये शो करना है आपने। ओके, स्पीड पता है, वेवलेंथ आपने 60 शो करनी है। show that the wavelength of sound is 60 सेंटीमीटर। ओके, देखो अगर तो यहां पे फंडामेंटल मोड बनता तो ये होता ना, ये होता, ये एंटी नोड, ये नोड, तो ये डिस्टेंस किसकी, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता अगर ये बनता? तो ये होता है लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 45, तो यहां तो लैम्डा आ जाता 45 इंटू 4, 180 आ जाता। ये तो नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है ये मोड तो नहीं बन रहा, फंडामेंटल मोड होता तो वेवलेंथ इतनी आती। अच्छा, अगला क्या है, उसके बाद कौन सा मोड बनता है? उसके बाद हम देखते हैं, सपोज ये मोड बन रहा, हमें क्या पता कौन सा मोड बन रहा है, ये फर्स्ट ओवरटोन हो। अगर ऐसे होगा तो फिर क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा लैम्डा बाई 2 और ये डिस्टेंस होगा लैम्डा बाई 4, है ना। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा, मैं सोच रहा हूं इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 45। अब यहां से लैम्डा निकालते हैं, क्या 60 आता है कि नहीं आता? या देखिए 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 45, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 180, लैम्डा इज इक्वल टू 60 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शो कर दिया कि वेवलेंथ 60 है। 60 पे भी अगर वेवलेंथ 60 होगी तो भी लाउडर साउंड आएगी, एंटी नोट बनेगा, ये फर्स्ट ओवरटोन होगा। A long tube is open at one end, it is closed at the other end by the means of piston. A loudspeaker is producing sound of frequency 550 nanometers hertz. ओके, इस तरह करना भी नहीं था, हम इसको, मैं वैसे मुश्किल तरीके से कर रहा हूँ। हम फ्रीक्वेंसी गिवन है यार, स्पीड भी गिवन है, मैं ऐसे लंबे चक्रों में पड़ा हूँ, ये नहीं करना था, सॉरी। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और स्पीड भी गिवन है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दिमाग खराब है मेरा।
हाँ लंबे तरीके से कराया 330, एफ कितना है 550 और लैम्डा निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आ रहा है 60/0.60, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। लैम्डा 60 आ गया। अच्छा भाई लैम्डा 60 v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद कहते हैं ऑन फिगर 4.1 मार्क ऑल द पोजीशन ऑफ द डिस्प्ले। अब आपने बनानी है वेव। अब लैम्डा 60 है, आपको गिवन है, और ये 45 है। लैम्डा 60 है। अच्छा अगर लैम्डा 60 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 30 होगा ना, और आधा डिस्टेंस कितना होगा? 15। मतलब मुझे 45 पूरा करना है, ये 45 है। तो एक नोड, एक लूप कितना होता है? लैम्डा बाई 2। ये लूप होता है ना, लूप क्लाउड जो बनता है, लैम्डा बाई 2 होता है। अगर लैम्डा 60 है तो 30 का होगा। तो इसमें एक तो ये बन जाएगा, फुल लूप बन जाएगा, 30 सेंटीमीटर ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ये 30 सेंटीमीटर हाफ द लैम्डा, और एक आधा लूप बन जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो 45 पूरा हो जाएगा। 45 पूरा करना है ना, लैम्डा 60 है ना, तो मुझे पता है इसमें जो ट्यूब की लेंथ होती है वो क्या होती है? ट्यूब की लेंथ वो होती है तो लैम्डा बाई 4 या 3 लैम्डा बाई 4 के इक्वल होती है, पता ना आपको। तो पहले मैंने कहा लैम्डा 60 है तो ये लूप कितना होगा? 30 होगा। या तो आधा लूप फिट आता है, या 1.5 लूप फिट आते हैं, या 2.5 लूप फिट आते हैं, या 3.5 लूप फिट आते हैं ओपन पाइप में। तो यहाँ पे 1.5 लूप, एक लूप 30 और एक आधा लूप 15, 45 पूरा हो गया। कितने नोड्स हैं? 1 2 नोड्स हैं। और कितने एंटी नोड्स हैं? 1 2 एंटी नोड्स हैं। इसमें 2 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं। अच्छा आगे कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, डिटरमिन द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एट विच, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। और दोबारा कब बनेगी स्टेज 3 वेव? दोबारा फंडामेंटल मोड बनेगा, ये यहां पे। अब वो फ्रीक्वेंसी निकालनी, जब यहां पे बनेगा तो ये लेंथ कितनी है? 45, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। लैम्डा है, स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे v ओवर लैम्डा 330 ओवर 1.8। सॉल्व करेंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है मेरा बेटा? या पता है फ्रीक्वेंसी 1/3 होगी पहले के मुकाबले में, पता है ना आपको। जब वेवलेंथ 3 टाइम बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी 1/3 हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो ये मूड बनेगा ना। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी करेंगे तो पहले तो 1.5 लूप फिट आ रहे थे, अब खाली आधा लूप फिट आएगा, फंडामेंटल मोड बन जाएगा, और इसको यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। तो बेटा आज के लिए काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।